नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एचपी क्लासेस में आज हम कोर्स से संबंधित राजस्थान ज्योग्राफी से बात न कर आज हम कल जो हमारे पास नोटिफिकेशन आया था सरकार द्वारा, राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया था बीएसटीसी को लेकर, जिसे वर्तमान में डीएलएड कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस बीएसटीसी की योग्यता क्या है, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कब फॉर्म भरे जाएंगे, उसकी भरने के बाद या कोर्स में एडमिशन होने के बाद हम कहां पर जा सकते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बीएसटीसी, प्री बीएसटीसी या डीएलएड को लेकर रहेगा। तो हम आज चर्चा करेंगे बीएसटीसी, प्री बीएसटीसी तो हमारी होती है, और या जिसको 2019 से क्या कहा जाता है, डीएलएड कहा जाता है। तो हम इसकी चर्चा करेंगे आज, क्योंकि अभी हाल ही में सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि आगामी महीनों में हम यह परीक्षा करवाएंगे। लेकिन अभी क्योंकि हमारी 12वीं की परीक्षाएं जो होनी बाकी हैं शेष, तो यह सीबीएसई ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अभी सीबीएसई की जो 12th 10th 12th की जो बोर्ड के एग्जाम्स है वो होंगे जुलाई में। इसी प्रकार राज्य सरकार, राजस्थान सरकार भी 10th और 12th की आगामी जो परीक्षाएं रह गई हैं उनको करवाने के जल्द ही बाद कौन सी परीक्षाएं, बीएसटीसी का परीक्षाओं का लिए हमारे यहाँ पर निकलेंगे फॉर्म, और उसके बाद इसकी जल्द से जल्द क्या करवाने की कोशिश की जाएगी, इस परीक्षाओं का आयोजन करवाने की कोशिश की जाएगी। जल्द से जल्द इसलिए करवाएंगे क्योंकि यह प्रति वर्ष हम देखते थे कि मई माह में इसकी फॉर्म निकल जाते थे और इसका एग्जाम हो जाता था। लेकिन इस वर्ष हमारे यहाँ पर कोरोना संकट होने के कारण यह परीक्षाएं न हो पाई, न ही फॉर्म भर पाए, क्योंकि हमारे पर 12th का एग्जाम ही नहीं हुए। तो इस एग्जाम को लेकर हमें क्या रणनीति बनानी है, क्योंकि हमारे पास समय कम रहेगा। जैसे ही 12th के एग्जाम होंगे, एग्जाम होते ही यह फॉर्म निकलेंगे और कुछ ही दिनों में ये परीक्षा का आयोजन हो जाएगा। तो जो बच्चे सोच रहे थे कि हम 12th के बाद में कुछ माह का हमें समय मिलेगा तो हम किसी इंस्टीट्यूट में जाकर कोचिंग कर लेंगे और हम क्या कर लेंगे, इसकी तैयारी कर लेंगे और हमारा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, तो शायद हमारे पास समय की कमी रहेगी। तो क्यों ना हम इस कोरोना के संकट के समय में, यानी कि हमारे पास जो समय है, इसका सदुपयोग करके हम किसी न किसी तरीके से इस एग्जाम को पास कर लें। तो इसको पास करने के लिए हमें क्या रणनीति बनानी, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके सिलेबस क्या है, इसमें हमें क्या योग्यताएं की जरूरत होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप मुझसे जुड़े रहें अंत तक। निश्चित यदि आप बीएसटीसी यानी कि जो डीएलएड कोर्स है उससे जुड़ना चाहते हैं तो अंत तक बने रहें, निश्चित आपको ये लाभ देगा और निश्चित आप सफल होंगे। अब सफल होने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है, एचपी द्वारा बनाया गया एचपी एजुकेशन नाम से आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर, तो आपको सारे शिक्षण की जितनी भी सामग्री आपको चाहिए, किसके लिए, बीएसटीसी के लिए या आप प्री बीएसटीसी जिसको डीएलएड कहते हैं, या फिर आपको हमें पीटीटी प्री पीटीटी देनी हो, उसके लिए आपको निश्चित सारे शिक्षण सामग्री आपको हमारे YouTube चैनल पर निःशुल्क उपलब्ध है। बहुत सारे चैनल्स पर आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ पर निःशुल्क है, आप उसका फायदा उठाएं और निश्चित सफल हो। तो हम आज चर्चा करते हैं बीएसटीसी एग्जाम को लेकर। जो अभी विज्ञप्ति जारी हुई है, जो आपके तरफ इस तरफ हमारी जो विज्ञप्ति चल रही है उसमें बताया गया है कि सरकार द्वारा जिस प्रकार बीएसटीसी या जिसको डीएलएड कहते हैं कि हम चर्चा करेंगे कि फुल फॉर्म क्या है, उसके आगे पहले प्रेस विज्ञप्ति की बात कर लेते हैं हम। जो प्रेस विज्ञप्ति आई है, जो आपके सामने ये प्रेस विज्ञप्ति है, जिसमें कहा गया है कि सरकार आगामी दिनों में पंजीयक शिक्षा विभाग द्वारा प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन, प्रारंभिक शिक्षा विभाग हमारा कहां पर है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग निदेशालय कहां पर है, बीकानेर में। इसी के अधीन हमारा पंजीयक परीक्षा विभाग है। यह पंजीयक परीक्षा विभाग ने ही 2019 में इस परीक्षा का आयोजन किया था, और 2019 से ही यह परीक्षा किस नाम से जानी जाती है, डीएलएड के नाम से जानी जाती है। अभी फुल फॉर्म की चर्चा करेंगे। तो इसको परीक्षा को कौन करवाता है, पंजीयक परीक्षा विभाग बीकानेर द्वारा इसका आयोजन होता है। इससे पूर्व में उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा के जो हमारे केंद्र हैं, यूनिवर्सिटीज के द्वारा करवाया जाता था। अजमेर ने करवाया है, बांसवाड़ा की जीजीटीयू ने करवाया है इसका एग्जाम। लेकिन गत वर्ष इसका एग्जाम किसने करवाया है, पंजीयक परीक्षा विभाग ने करवाया था, और जिसमें 7.5 लाख 7.51 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। कितने अभ्यर्थियों ने दी थी, यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है। कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, 7.51 लाख। देखें यहाँ विज्ञप्ति में दे रखा है स्पष्ट, कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है, 7.51 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है।
और हमारे राजस्थान में हम सीटों की चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ पर सीटें कितनी हैं? 19,600 सीटें हैं। सीटें कितनी हैं? मात्र 19,600 सीटें हैं। और दिया कितनों ने है? 7.51 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि कितनी बड़ी परीक्षा है। तो इस परीक्षा का सफल आयोजन करने का जो जिम्मा है इस वर्ष भी शिक्षा विभाग ने किसको दिया है? पंजीयक परीक्षा विभाग बीकानेर को दिया है, जिसने गत वर्ष भी इस एग्जाम को करवाया था और गत वर्ष से इसका नाम क्या कर दिया गया है? डीएलएड कर दिया है। तो हम इस विज्ञप्ति और इसके बारे में हमारे पास क्या योग्यता होनी चाहिए उन सब की चर्चा आगे करते हैं। तो आप हमसे जुड़े रहिए। देखिए, हम सबसे पहले बीएसटीसी के नाम से जाना जाता था। इसे बीएसटीसी यानी कि बेसिक स्कूल सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट कोर्स है। बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट कोर्स है। क्या है? सिर्फ एक सर्टिफिकेट कोर्स है। यह द्विवर्षीय कोर्स होता है। कितने वर्षों का होता है? 2 वर्षों का कोर्स होता है। कोर्स पूरा करने के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है। उसे क्या कहते हैं? प्री बीएसटीसी हम कहते थे। इसका नाम क्या था? बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट। 2 साल का पूरा करने के बाद में आपको इस प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता। उसके बाद में आप क्या करते थे? राज्य सरकार, राजस्थान सरकार हो या कोई अन्य सरकार हो, कहीं पर भी आप दें तो आपको क्या देना होता है? उस सरकार के अधीन जो एग्जाम्स होते हैं वो देने पड़ते थे प्राइमरी के लिए। हमारे यहाँ पर किसका प्रावधान है? रेट का। तो आप इस एग्जाम प्री बीएसटीसी एग्जाम देने के बाद में सेलेक्ट होते थे। लगभग हमारे राजस्थान में 302 कॉलेज हैं। 302 में 32 सरकारी कॉलेज हैं और 270 प्राइवेट कॉलेज हमारे पास, जिसमें कितने एडमिशन होते हैं? 19,600 एडमिशन होते हैं। राजस्थान की बात कर रहे हैं यहाँ पर। हमारे बीएसटीसी करने के लिए यदि आपने प्री बीएसटीसी एग्जाम दिया है, प्री बीएसटीसी का फॉर्म भरा है, प्री बीएसटीसी का फॉर्म भरने के बाद यदि आप पास हो गए मतलब आप हम सिलेबस की चर्चा करेंगे तो फिर से लाऊंगा मैं आपको यहाँ पर। तो अगर यदि आप पास हो गए कि सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आपका एडमिशन हो गया 302 कॉलेज में किसी में भी हो जाए, चाहे 32 सरकारी हैं या 270 सरकारी या प्राइवेट, किसी में भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सरकारी से करें या प्राइवेट से करें या सर्टिफिकेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 19,600 जितने फॉर्म भरेंगे उसमें से कितनों को लिए जाएंगे? 19,600 को लिए जाएंगे। किनको लेंगे, क्या योग्यता है, हम सब की चर्चा आगे करेंगे। तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके बाद आप क्या करेंगे? रीट एग्जाम देंगे। रीट एग्जाम होगा किसी भी बोर्ड के द्वारा करवाया जाता है। वर्तमान में कौन करवाता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा रीट का आयोजन करवाया जाता है, जिसमें आप कौन सा फॉर्म भर सकते हैं? प्रथम फर्स्ट लेवल का 1 से 5वीं के अध्यापन को करवाने के लिए आप यदि शिक्षण में रुचि रखते हैं तो आप ये परीक्षा दें। 1 से 5वीं तक को आपको अध्यापन करवाने का मिलेगा। यदि आप क्या पास हो जाते हैं, आगे रिट पास कर लेते हैं, तो रिट भी आपको फिर से देनी पड़ेगी। उसके लिए भी आपको फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। तो हम उसकी भी चर्चा अगला कभी वीडियो बनाकर करेंगे, रेट की तैयारी कैसे करें। अभी हम इसकी चर्चा करते हैं। तो हमने यहाँ पर बात की वर्तमान में 2019 में पंजीयक परीक्षा विभाग ने इसका एग्जाम करवाया था, जहां पर 7.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये इसका क्या है? फुल फॉर्म है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब बीएसटीसी की जगह सर्टिफिकेट मिलेगा, उस पर क्या लिखा होगा? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो अब वर्तमान में यह कोर्स किसके नाम से जाना जाता है? डीएलएड के नाम से जाना जाता है। तो अब आप परीक्षा काय की दोगे? प्री डीएलएड दोगे। पहले प्री बीएसटीसी देते थे, अब हम क्या देंगे? प्री डीएलएड देंगे। इस परीक्षा को पास करने के बाद आपका इन 302 महाविद्यालयों में से किसी एक महाविद्यालय में आपका क्या होगा? एडमिशन होगा। उसके बाद आप 2 वर्षों तक कोर्स करेंगे और उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। उस परीक्षा वहां भी मुख्य परीक्षाओं का आयोजन होगा। इन सबको पास करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप रीट का एग्जाम दे सकते हैं, जिसमें लेवल फर्स्ट के आप अध्यापक बन सकते हैं और भविष्य में आप क्या कर सकते हैं? सरकारी अध्यापक बन सकते हैं। यदि आपका अध्यापन में रुचि है तो निश्चित आप इस कोर्स को करें। अब हम करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए उनकी चर्चा करते हैं। तो हमने कोर्स की फुल फॉर्म देख ली। अब हम क्या करते हैं? डीएलएड करते हैं। क्या करते हैं? डीएलएड। और डीएलएड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्री डीएलएड एग्जाम देना होगा। कौन करवाता है प्री डीएलएड एग्जाम? पंजीयन परीक्षा विभाग बीकानेर द्वारा करवाया जाता है। 2019 में भी इसने करवाई थी, तब 7.5 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी।
और 7.5 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी, जिसमें कितने का चयन हुआ था? 19,600 का चयन हुआ था। आप देख सकते हैं क्या रेशो रहा होगा, कितने विद्यार्थी, यानी कि 51 लाख भी नहीं, हम कितने 7.5 लाख है, लगभग 7.51 लाख है। उनमें से सिलेक्शन कितनों का होगा? सिर्फ 19,600 का। तो आगे क्या योग्यता होनी चाहिए, हमें क्या रणनीति बनानी चाहिए, किस तरह का सिलेबस आता है, उसकी चर्चा करेंगे। तो हम आगे चलते हैं सिलेबस को लेकर। ये पहले देख लेते हैं हम योग्यता को लेकर। तो हमें प्री बीएसटीसी या डीएलएड करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए? तो योग्यता की चर्चा करें तो किसी भी स्ट्रीम में, यानी कि आप मैथ, साइंस, आर्ट्स, किसी भी विभाग में, कला संकाय हो या आपके पास विज्ञान संकाय हो या आपके पास कॉमर्स हो, यानी कि वाणिज्य संकाय हो, किसी भी संकाय से आप उत्तीर्ण होने आवश्यक है। कौन से विद्यालय, कौन सी कक्षा? 12th उत्तीर्ण होना क्या है? आवश्यक है। आप उसमें हैं, अभी हाल ही में इसमें आप एग्जाम दिया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। 12th आप रेगुलर चल रहे हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं? फॉर्म भर सकते हैं। तो 12th रेगुलर होते हुए भी फॉर्म भर सकते हैं। जिन्होंने 12th पास कर ली वो भी इसे फॉर्म भर सकते हैं। तो कला किसी भी संकाय से, कला संकाय से हो, विज्ञान से हो, वाणिज्य यानी कि आर्ट्स, साइंस या फिर कॉमर्स, किसी भी संकाय में का विद्यार्थी कौन सी क्लास में हो, 12th में हो या 12th पास कर चुका हो, ये फॉर्म भर सकता है। कौन सा? प्री बीएसटीसी या प्री डीएलएड करने के लिए। अब उसके परसेंटेज कितने होने चाहिए? तो जनरल कैटेगरी का यदि है व्यक्ति या अन्य राज्य का है, जनरल कैटेगरी का राजस्थान का हो या फिर अन्य राज्य का कोई सी भी कैटेगरी का हो, उसके लिए कितने परसेंटेज होने चाहिए? 50% होना अनिवार्य है। यह कोर्स में योग्यता कितनी है? जनरल के लिए 50%। जनरल हो या किसी अन्य राज्य से कोई भी हो, अन्य राज्य का, चाहे ओबीसी हो, एसटी हो, हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश का एसटी भी आएगा, तो उसे भी कितनी चाहिए? 50% होना अनिवार्य है। तो जनरल के लिए 50%, अन्य सभी के लिए, अन्य सभी ओबीसी, एसबीसी, एसटी, एससी, विधवा है हमारे पास, उसका भी परित्यक्ता यानी कि हमारे पास डिवोर्स या फिर विकलांग, उन सभी के लिए कितने परसेंटेज है? 45% होना आवश्यक है। तो हमने देखा यहाँ पर हमारे लिए 12th रेगुलर हो या 12th हमने पास कर ली हो, उसमें फॉर्म भर सकते हैं हम। जब रेगुलर होंगे तब हमें देना पड़ेगा, एफिडेविट देना पड़ेगा कि हम अभी इस साल रेगुलर है, हमारा रिजल्ट नहीं आया, लेकिन रिजल्ट आने के बाद ही परीक्षाएं करवाई जाती हैं। जहां तक संभव है 12th का रिजल्ट आने के, राजस्थान सरकार का रिजल्ट आने के बाद ही इसका क्या किया जाता है? परीक्षा करवाई जाती है। फिर भी यदि इस साल ऐसा रहता है तो हमें एफिडेविट देना पड़ेगा कि मैं 12वीं कक्षा में हूं या मैंने परीक्षाएं दी हैं। यदि मेरे इतने परसेंटेज होते हैं तो मैं इसके योग्य हूंगा, ऐसा हमें देना पड़ सकता है। तो वो आगामी आने वाले दिनों में चर्चा कर होगी इसकी, लेकिन इसके लिए योग्यता होती है 12th। जनरल के लिए 12th में कितने? 50%, जबकि अन्य सभी के लिए एसटी, एससी, ओबीसी, एसबीसी या फिर विधवा, परित्यक्ता या फिर हमारे पास क्या है? विकलांग, इन सब के लिए कितने परसेंटेज होना आवश्यक है? 45% होना आवश्यक है। तो हमने योग्यता देख ली। हमें यदि यह कोर्स करना है, यदि हमें 1 से 5 में पढ़ाने के हम इंटरेस्ट हैं या भविष्य हमारा शिक्षा से बनाना है हमें, तो हमें ये योग्यता होने पर यह परीक्षा के लिए हम क्या है? योग्य हैं। आगे हम इसमें और चर्चा करते हैं इसको लेकर। तो हम आगे चलते हैं। हमने अब योग्यता देख ली, इस परीक्षा के लिए हमारे पास क्या योग्यता होनी चाहिए। अब जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि योग्यता अगर यदि हो गई हमारे पास, तो अब महत्वपूर्ण भाग है इसे पास करना, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा। क्योंकि हमें लगभग 7 से 8 लाख अभ्यर्थी इस वर्ष भी अगर यदि फॉर्म भरते हैं तो सिलेक्शन मात्र कितना होगा? 20,000 से भी कम। हमने देखा था 19,600 सीटें हैं हमारे पास। राजस्थान सरकार की जो बीएसटीसी के लिए सीटें कितनी है? 19,600 हैं। उसमें आपको सिलेक्शन देना है तो सबसे पहले इसे पास करने के लिए हमारे पास क्या योजना है, इस कम समय में किस तरीके से इस परीक्षा को पास करके हम इसमें दाखिला लें, तो हम आगे भविष्य में क्या बन सकते हैं? प्राइमरी टीचर्स बन सकते हैं। तो प्राइमरी टीचर बनने के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। पहले सिलेबस बताने से पहले ही दे देता हूं कि आप इस तरीके से तैयारी करें तो निश्चित सफल होंगे। कि हमारे प्लानिंग क्या है, किस तरीके से हम योजनाएं बनाने, आपके पास आप सोच रहे हैं कि मुझे इस वर्ष बहाने बनाओ बाद में कि इस वर्ष मुझे कोचिंग नहीं करने मिली, 12th की परीक्षा बाद में हुई इसलिए मैं पास नहीं हो पाया, बहुत सारे कारण लेकर रहेंगे। यदि आप सेलेक्ट नहीं होते हैं इस एग्जाम में, प्री डीएलएड एग्जाम में, बाद में आप तर्क देंगे इस कारण नहीं हो पाया। लेकिन
कुछ तो होंगे, 7 लाख में 19,600 तो होंगे ही, और वही विद्यार्थी होंगे जो आपके साथ में 12th का एग्जाम दिया है, क्योंकि उन्होंने वो इसलिए सेलेक्ट हुए हैं क्योंकि उन्होंने क्या बनाई, रणनीति बनाई है। तो हमें सफल होने के लिए क्या बनानी है, एक रणनीति बनानी है। किसको लेकर, परीक्षा को लेकर एक अच्छी योजना बनानी है। किस प्रकार इस समय का हम सदुपयोग करें, जितने भी हमारे पास संसाधन है उन संसाधनों का उचित उपयोग करके हम हमारे लक्ष्य को क्या करें, प्राप्त करें। यदि आप इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपके सामने इसका सिलेबस प्रस्तुत करता हूं और किस तरीके से तैयारी करें और आप सफल हो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अब हम लेकर आते हैं परीक्षा की योजना, कि किस प्रकार की योजना है हमारे पास। इस परीक्षा को प्री डीएलएड को पास करने के लिए हम किस प्रकार की योजना बनाएं। तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए हमें उसके सिलेबस की जानकारी होना आवश्यक है। तो हम सबसे पहले इसके सिलेबस को लेकर चर्चा करेंगे कि हमें क्या क्या है इसके सिलेबस में, किन चीजों को पढ़ना है और कितने मार्क्स लाने। हमारे पास 600 मार्क्स का एग्जाम होगा। कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, 600 मार्क्स का एग्जाम होगा, और 600 मार्क्स में से हमें 500 का टारगेट रखना है, जहां पर 450 प्लस जाना है। टारगेट आप रखें, 600 लाने का टारगेट रखें आप तो, लेकिन फिर भी यदि आप नहीं कर पाते 500 का टारगेट रखें और 450 अगर यदि आप लाते हैं अंक तो आप निश्चित सफल होंगे। कितने लाने हैं, 450 लाने। कहां से लाने हैं वो हम चर्चा करते हैं। 600 अंक की जो हमारे एग्जाम होगा, जिनमें अलग अलग चीजें दे रखी हमें, यहाँ पर टुकड़ों में बांट रखा है। 150 150 150 150 अंक के हमारे पास 4 टॉपिक है। इन 4 टॉपिकों से हमें पूछा जाएगा कि हम कितने कितने प्रश्न आएंगे और कितने कितने मार्क्स के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, प्रत्येक अंक 3 अंक का होगा, यहाँ पर माइनस मार्किंग नहीं है। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा, 3 अंक का होगा, ठीक है। तो हमारे पास प्रश्न कितने होंगे, हमारे पास प्रश्न होंगे 200 प्रश्न होंगे और कितने 600 मार्क्स के होंगे। तो हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी। मानसिक योग्यता के बारे में हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे मानसिक योग्यता के हमारे से, तो मानसिक योग्यता के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। एक प्रश्न कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का। तो हमारे पास कितने अंक हो गए, 150 अंक। 150 अंकों की हमारे पास मानसिक योग्यता है, मेंटल एबिलिटी। सिंपल मेंटल एबिलिटी है कि देखो यहाँ पर बच्चे इस टॉपिक को बहुत कम पढ़ पाते हैं। ज्यादातर जो होते हैं वो आर्ट्स से हो तो बहुत कम, कॉमर्स से हो तो कॉमर्स, और साइंस जिनकी मैथ रही हो उनका फील्ड मैथ में अच्छा होता है तो वो इनको जल्दी से कर लेते हैं। लेकिन आर्ट्स वाले यहाँ पर पिछड़ जाते हैं। तो आर्ट्स वाले इनमें अच्छी तैयारी करें क्योंकि टफ नहीं आते, बहुत सिंपल रीजनिंग आती है। तो निश्चित आप इसको तैयारी करें। आप YouTube के माध्यम से हमारे HP एजुकेशन की YouTube चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें और यहां से आप रीजनिंग के प्रश्न देखें और निश्चित आपको ये सफल बनाने के लिए सहायक होगा। तो आर्ट्स से हो या चाहे मैथ्स से हो, कॉमर्स से हो, आपकी यदि रीजनिंग कमजोर है इसे पूरा करने की कोशिश करें। आप इसे 150 में से 100 प्लस जाने की कोशिश करें। यहाँ पर बहुत इजी आते हैं। तो यहाँ पर आप देखें इस सिलेबस को, आप वीडियो YouTube के माध्यम से आप निश्चित सफल हो सकते हैं, गाइड लेकर भी सफल हो सकते हैं। लेकिन YouTube लेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरीके का जवाब सही होता है। आप अपने तरीके से यदि निकालते हो उसका आंसर तो शायद वो गलत हो, तो आप YouTube के माध्यम से आप निश्चित क्लासेस लेकर, ऑनलाइन क्लासेस लेकर आप सफल हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक हमारा चैप्टर है किसको लेकर, मानसिक योग्यता को लेकर है, जहां पर कितने प्रश्न है, 50 प्रश्न है और कितने अंक का है, प्रश्न 3 अंक का। इस प्रकार कितने अंक होंगे हमारे पास, 150 अंक। सेकंड हमारे पास शिक्षण अभिक्षमता। नेक्स्ट हमारे पास महत्वपूर्ण है शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड। और यहाँ पर भी हमारे पास कितने प्रश्न है, 50 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का, 3 अंक का। कितने होंगे, 150। यहाँ पर आप 150 में से 150 भी ला सकते हैं। यहाँ आप 150 में से 150 अंक भी ला सकते हो। सबसे इजी रहेगा, बस आपको ये समझना है आप एक शिक्षक है, आप भविष्य के क्या हैं, एक शिक्षक है। लेकिन आपको जब एग्जाम दे रहे हो तब भी क्या मानना है, अपने आप को एक शिक्षक मानना है। और एक क्लास में एक बच्चा बैठा हुआ है और आपकी क्या रहेगा, बच्चे और आपके बीच में क्या कन्वर्सेशन रहेगा या आप में क्या योग्यता होनी चाहिए, उसको ध्यान रखकर करना है कि आपके सामने आप एक टीचर हैं और आपके सामने बच्चा है, तो किस तरीके से आप उसको शिक्षक कराएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर अंकों को लेकर अलग तरह का है। तो यहाँ पर मैं इसको विस्तार से समझा देता हूँ।
यहाँ से प्रश्न को लेकर समझा देता हूँ। यहाँ पर आप 4 ऑप्शन में से उत्तर देंगे, यहाँ नेगेटिव नहीं है, लेकिन प्रत्येक प्रश्न का एक अंक मिलेगा। किस प्रकार मिलेगा, इसको एक प्रश्न के उदाहरण किससे समझते हैं हम। एक प्रश्न आया यदि आपके पास, किसको लेकर हम पढ़ रहे हैं, शिक्षण अभिक्षमता, क्योंकि यहाँ हमको कितने लाने, 150 में से 150 लाने की कोशिश करनी है। तो 150 नहीं तो 140, 130 तक गए तो आपके लिए यह प्लस पॉइंट रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा आर्ट्स वाले खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यह आपके लिए सबसे अच्छा टॉपिक होगा। कैसे होगा, कैसे मार्क्स आते हैं, उसको हम समझते हैं एक प्रश्न के माध्यम से। शिक्षण अभिक्षमता में एक प्रश्न लेते हैं, उसी की चर्चा करते हैं। प्रश्न को देखते हैं। आपकी कक्षा में एक बच्चा है, देखें प्रश्न में लिख देता हूं और लिख कर बता देता हूं आपको। तो वापस एक बार इसको मिटा देता हूं। शिक्षण अभिक्षमता के बारे में हम देख ही लेते हैं, साथ में फिर बाद में दूसरों की चर्चा करेंगे। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, शिक्षण अभिक्षमता। क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहां पर कितने मार्क्स लाने हैं, 150 में से कितने लाने हैं, 150 लाने हैं। इसलिए इसको मैं विस्तार से समझा रहा हूं कि हमें यदि एक प्रश्न जैसे आया, एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम में प्रश्न आया हमारे पास, यदि आपकी कक्षा में एक छात्र ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप करेंगे, यानी आप क्या करेंगे। लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी आ सकती है, हम उदाहरण ले रहे हैं, है ना। अ हमारे पास उदाहरण होगा, ब उदाहरण होगा, स उदाहरण होगा और द उदाहरण होगा। एक आएगा हम, यानी कि अध्यापक क्या करेगा, अध्यापक एक आकर्षित अध्यापन कार्य करवाकर छात्र को अपनी ओर आकर्षित करेगा, फर्स्ट। दूसरा, उसे दंड देकर आकर्षित करना। तीसरा ऑप्शन हमारे पास, उसे ध्यान देने के लिए कहेंगे, और चौथा ऑप्शन हम उन बच्चों का उदाहरण देंगे जो ध्यान लगाकर पढ़ाई करते हैं। इससे कोई भी प्रश्न आ जाए तो यहां पर हम पैटर्न समझ रहे हैं, किस तरीके का प्रश्न आएगा और किस तरीके का जवाब देना और हमें अंक कैसे मिलेंगे, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें 150 लाने हैं। अब देखो, आपकी कक्षा में एक छात्र ध्यान नहीं दे रहा है ना। हम भी जैसे क्लास में पढ़ते हैं तो हम भी करते हैं कि क्लास में कोई सर पढ़ा रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, बातें करने लग जाते हैं, या हमारा ध्यान कहीं और होता है, खेलने में होता है, या हम इसके बाद लंच होने वाला है तो वहाँ हमारा ध्यान रहता है, हम क्लास में ध्यान नहीं दे पाते। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए उसको ऐसा ध्यान देना है, वहां पर आपको ऐड कर देना अपने आप को लेकर। देखेंगे तो हम क्या करेंगे, अध्यापक क्या करेगा, अध्यापक एक आकर्षित, यानी कि उसका ध्यान नहीं है लेकिन एक रोचक चीज ले आया, बोर्ड पर डायग्राम बना दिया, पढ़ाते पढ़ाते ऐसे ही बोर्ड पढ़ा रहा था, जैसे कुछ ऐसी चीजें बता रहा था तो बच्चे बोर हो रहे थे। उसने क्या करा, सब तो नहीं हो रहे थे लेकिन एक खास बोर हो रहा था, तो उसने क्या करा, अचानक से उसने क्या कर दिया, चित्र बना दिया, और चित्र बनाकर बच्चे को प्रश्न पूछ लिया उससे कि बेटा ये क्या है। तो निश्चित उसका ध्यान बाहर की जगह आ गया, उस बोर्ड पर आ गया, तो बच्चा क्या हो जाएगा, हमारी तरफ आकर्षित हो जाएगा। तो यदि हमने उदाहरण पहला दिया, हमने अध्यापक एक आकर्षित अध्यापन कार्य करवाकर क्या करेगा, छात्र को अपनी ओर आकर्षित करेगा। यदि आपने यह जवाब दिया है, वहां पर नीचे अ उत्तर लिखा है, यदि आपने अ उत्तर लिखा है तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, यहां पर 3 मार्क्स। पहली चीज, यदि आपने दंड देकर आकर्षित करना है, यह उत्तर टिक करा है तो आपको मिलेगा 0 मार्क्स,
कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? 0 मार्क्स। तो ये लग रहा है सबसे सही नहीं है, दंड देना, बच्चों को दंड देना ही नहीं है ना। आरटी अधिनियम के तहत हमें, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार किसी बच्चे को हम क्या नहीं दे सकते? दंड नहीं दे सकते हैं, है ना। तो ऐसे भी हमको दंड नहीं देना चाहिए। तो यहाँ यदि ये उत्तर दिया है तो आप 0 मार्क्स लाए, और ऐसा शायद ही कोई देगा, है ना। इसका मतलब यहाँ पर नंबर तो आने ही है हमारे पास। यहाँ ये दिया होता 3 नंबर आते, उसे ध्यान देने के लिए कहेंगे। तो ये यदि उत्तर दिया तो शायद हमें कितने मार्क्स मिले? 2 नंबर मिले। और उन बच्चों का उदाहरण देंगे जो ध्यान से पढ़ रहे हैं तो शायद हमें 1 नंबर देने, दूसरे बच्चों का उदाहरण देने पर उसमें हीन भावना आती, इसलिए यहाँ पर 2 नंबर न मिलकर हमें क्या मिलेगा? 1 नंबर मिलेगा। यदि हमने ये वाला जवाब दिया है तो हमें परीक्षा में कितने नंबर मिलेंगे? तो इस प्रश्न से देख लो, या यदि आपने ये उत्तर दिया था तो 3 नंबर मिलते, ये उत्तर दिया तो 0, ये उत्तर दिया है तो 2 नंबर, और ये उत्तर दिया है तो 1 नंबर। मतलब नंबर तो मिलने ही है। बस आप एकदम से गलत उत्तर जा रहा है उसको न करें, बाकी अगर उत्तर में करते हैं तो 1, 2 या 3 अंक मिलते हैं यहाँ पर। तो निश्चित ये वाला हमारा टॉपिक बहुत सरल रहेगा। बस आपको एक अच्छा अध्यापक बनना है। आपको क्या करना है? एक अच्छा अध्यापक बनने की सोच रखकर आप प्रश्न को सोल्व करेंगे तो निश्चित सफल होंगे। आप अपने आप का ही उदाहरण मान ले, आप ही अध्यापक बने और आप ही छात्र बने। आप छात्र हैं तो आप अध्यापक से क्या अपेक्षा रखते हैं, और आप अध्यापक हैं तो छात्र से क्या अपेक्षा रखते हैं। इन दोनों की तुलना करोगे तो आप श्रेष्ठ उत्तर उसका दोगे, और श्रेष्ठ उत्तर यदि आपने दिया तो 3 में से 3 अंक प्राप्त करोगे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा आपको प्री डीएलएड परीक्षा पास करने के लिए। उन 19,600 में शामिल होने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण भाग रहेगा। तो निश्चित आपने उदाहरण को देख लें, वापस से देख लें। आपको क्या रखना है? आपको अपने आप को प्रश्न में जैसा पूछा गया, छात्र का पूछा गया, तो आपको अच्छा छात्र बनना है, और आप शिक्षक के रूप में एक अच्छा शिक्षक बनकर आप अप्लाई करेंगे तो निश्चित आप इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। ठीक है, तो हमने शिक्षण अभिक्षमता की चर्चा की, जहां से हमें 150 नंबर आएंगे और 50 प्रश्न होंगे हमारे पास। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लिया। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान की चर्चा करते हैं। यहां पर भी हमारे पास कितने प्रश्न आएंगे? 50 प्रश्न। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा सामान्य ज्ञान, जनरल अवेयरनेस। राजस्थान के बारे में पूछा जाएगा, राजस्थान सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। तो सामान्य ज्ञान की चर्चा करें हम, सामान्य ज्ञान। और सामान्य ज्ञान में भी हमारे पास कितने प्रश्न हैं? 50 प्रश्न। 50 × 3 बराबर कितना है? 150। 50 प्रश्न होंगे। यहाँ पे क्या पूछा जाएगा? राजस्थान का सामान्य भूगोल, राजस्थान का सामान्य भूगोल। इसकी क्लासें हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। आप वीडियो डाउनलोड करें, HP एजुकेशन पे जाएं, निःशुल्क क्लासें उपलब्ध हैं और आप यहां से अध्ययन करना प्रारंभ कर दें। राजस्थान का सामान्य भूगोल पूछा जाएगा, राजस्थान का सामान्य क्या पूछा जाएगा? इतिहास पूछा जाएगा, लोक कला संस्कृति से हमें प्रश्न पूछे जाएंगे और राजनीति से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर राजस्थान की सामान्य चर्चा की जाएगी। यहाँ पर हमारा मुख्यमंत्री कौन है, या मुख्यमंत्री के पद की योग्यताएं क्या है, राज्यपाल की योग्यताएं क्या है, उनकी कार्य क्या है, इस प्रकार के प्रश्न। लोक कला संस्कृति को लेकर हमारे यहाँ पर कौन से गीत हैं, हमारे पर कौन से ऐतिहासिक चीजें हैं हमारे पास, उनके बारे में चर्चा की जाएगी। इतिहास के बारे में पूछा जाएगा, मराठा प्रताप से लेकर पूछा जाए, कुंभा से लेकर मेवाड़ से पूछा जाए, चौहान वंश से पूछा जाए। तो यहाँ पर इतिहास से लेकर प्रश्न होंगे, कालीबंगा पीलीबंगा लेकर प्रश्न होंगे। यहाँ भूगोल की सामान्य पूछा जाएगा, राजस्थान की स्थिति को लेकर पूछ ले, भौतिक प्रदेशों से लेकर आपको प्रश्न पूछ ले, अपवाह तंत्र से पूछ ले, नदी कहाँ बहती है या किसकी सहायक नदी है। तो सामान्य प्रश्न होंगे, आपको कठिन नहीं जाना है। जितना हमारे 12th 10th तक कोर्स में चलता है, 6 से 10th की जो सामान्य सामाजिक होती है वहीं से इसका प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है, और आपको क्या करना है, इनको पढ़ने के लिए हमारे HP एजुकेशन पर सारा मटेरियल निःशुल्क उपलब्ध है। तो यहाँ से आप डाउनलोड करके इसका अध्यापन भी जारी रखें। यहाँ पर भी आप 100 अंक से ऊपर लाने का प्रयास करें। थोड़ा सा कठिन रहता है, लेकिन आप इसको बार-बार वीडियोस देखकर आप इसको अगर पढ़ेंगे तो निश्चित आप यहाँ पर भी सफल होंगे। तो इस प्रकार हमने सामान्य ज्ञान की चर्चा की। हमारे पास अंतिम रूप से जो हमारे पास बचा है, वो शेष है, वो हमारे यहाँ पर लैंग्वेज को लेकर हमारे पास 150 प्रश्न हैं, उनकी चर्चा करेंगे हम। 150 नंबर की लैंग्वेज का है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है भाषा को लेकर। भाषा को लेकर हमारे पास जो टॉपिक है, यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान देने योग्य भाषा यानी कि लैंग्वेज को लेकर है। एक है हमारी इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी, और इंग्लिश के हमारे पास 20 क्वेश्चन आएंगे।
कितने प्रश्न आएंगे? 20 आएंगे। और एक प्रत्येक कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का होगा। कितने अंक का होगा? 60 अंक का होगा। ये अंग्रेजी के कितने अंक हैं? 60 अंक की अंग्रेजी है। थोड़े से बच्चों के लिए कठिन होता है, लेकिन अभी 12th पास कर रहे हो आप तो निश्चित 12th में आपने इंग्लिश पढ़ी है, 11th में कंपलसरी पढ़ी है, 10th में इंग्लिश पढ़ी है, तो निश्चित आप यहाँ से भी 8 से 10 प्रश्न कर सकते हैं। तो आप जैसा भी आपको, अगर YouTube पे भी इसकी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां से डाउनलोड करके पढ़ें, या फिर आपका बेसिक अच्छा है इंग्लिश का तो फिर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सबके लिए अनिवार्य होगा परीक्षा में, चाहे किसी भी संकाय का हो, मैं हिंदी मीडियम से हूँ या मैं संस्कृत डिपार्टमेंट से हूँ या किसी भी डिपार्टमेंट, सिंधी है, उर्दू रही है मेरी, तो यहाँ इसका कोई मतलब नहीं। यहाँ आपको इंग्लिश अनिवार्य रूप से देनी है, क्योंकि यहाँ माइनस मार्किंग नहीं है, तो अनिवार्य रूप से देनी है। 20 प्रश्न में आप जितने आपको आते हैं, आप जितने करना चाहो, तो अंग्रेजी सबके लिए, एग्जाम देने वाले के लिए, सबके लिए अनिवार्य रूप से होगी। तो यहाँ पर 2 भागों में बटा हुआ, फर्स्ट भाग यहाँ पर अंग्रेजी, दूसरे भाग में थोड़ा सा देखना है आपको। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है हिंदी या संस्कृत। हिंदी या क्या है हमारे पास? संस्कृत है। यहाँ पर 30 प्रश्न आएंगे। 30 × 3 = 90। यहाँ पर आप किसी भी संकाय से हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, आप किसी भी संकाय से हो, या तो आप हिंदी में देना चाहें तो हिंदी के 30 प्रश्न सोल्व करें। यदि आप संस्कृत के सोल्व करना चाहें तो 30 प्रश्न किसके सोल्व करें? संस्कृत के। यहाँ पर कोई ये बाध्यता नहीं है कि कॉमर्स का हूं तो मैं संस्कृत दूं या हिंदी दूं। यहाँ पर आपको क्या आता है, आप जिससे तैयारी कर रहे हैं, हिंदी से कर रहे हैं तो हिंदी से दें, आप संस्कृत से कर रहे हैं तो संस्कृत कर दें। तो आप किसी भी एक स्ट्रीम में दे सकते हैं। यहाँ पर आप जो स्ट्रीम का दे रहे हैं, वहां पर जब आपसे फॉर्म, जब आप ओमा शीट भरेंगे तो वहां पर भी ध्यान देने की बात है। ओमा शीट में जब ध्यान देंगे, वहां पर आपने, यदि यहाँ पर 2 ऑप्शन होंगे, हिंदी या संस्कृत, पीछे वाले क्वेश्चन में तो आपने हिंदी पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर प्रश्न आपने संस्कृत के सोल्व कर दिए 30, तो फिर वो गलत हो जाएगा। ध्यान देना है आपको, जब ओमा शीट बने वहां पर जब ये 30 प्रश्नों का अंक आएगा, वहां पर एक कॉलम दे रखा होगा हिंदी या संस्कृत, तो आपने यदि हिंदी लेंगे, हिंदी पर गोला करा है, तो अब जो आपके पेपर में जो प्रश्न आए वो आपको कौन से सोल्व करने हैं? हिंदी के सोल्व करने। यदि आपने संस्कृत के सोल्व करके ओमा शीट भर दी तो आपके शायद वहां पर, क्योंकि वो मिलान होगा नहीं और वो क्या हो जाएगी, आपके सारे प्रश्न गलत हो सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है, आपने जो चूज करी, यहाँ पर हिंदी चूज करिए तो हिंदी का गोला चूज करा है तो फिर हिंदी के सोल्व करना है। यदि आपने संस्कृत का करा है तो संस्कृत के सोल्व करना है। यहाँ पर कोई बाध्यता नहीं कि आप संस्कृत के सोल्व करें या हिंदी के सोल्व करें, बस आपको जो अच्छा लगता है पेपर में, आपको लगता है कि हिंदी से देनी है, मुझे संस्कृत है, लेकिन अनिवार्य रूप से देने हैं। 30 क्वेश्चन देने हैं, दोनों में से किसी एक का, और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है और कितने अंक है? 90 अंक। 90 + 20 30, इस प्रकार हमारे पास 90 + 60 बराबर कितने हो गए? 150 अंक ये हो गए हमारे पास। तो इस प्रकार हमने 4 टॉपिक देखे। वापस से एक बार इनका कंक्लूजन करके बता देता हूं, हमारे पास कितने होंगे? 4 टॉपिक हो गए। किसको लेकर? इस परीक्षा को लेकर, जहां पर कितने कितने प्रश्न मिले हैं हमें? 50-50 प्रश्न मिले, और कितने कितने मार्क्स के हैं? 150 अंक के हैं, और कुल मिलाकर कितने का एग्जाम है? 600 मार्क्स का एग्जाम है। तो इस परीक्षा में हम वापस से देख लेते हैं, चारों टॉपिक को एक साथ देख लेते हैं। एक हमने देखा, फर्स्ट में क्या देखा? मानसिक योग्यता। फिर फर्स्ट टॉपिक हमारे पास था मानसिक योग्यता। सेकंड टॉपिक हमारे पास था यहाँ पर शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता। नेक्स्ट तीसरा टॉपिक हमारे पास था यहाँ पर सामान्य ज्ञान। राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, इसलिए आप इसको राजस्थान के अध्ययन में करें, विश्व का न देखें। और लास्ट टॉपिक था हमारे लेकर भाषा को लेकर। तीनों के प्रश्न की बात करें, हमारे पास यहाँ पर कितने प्रश्न हैं? 50 प्रश्न। यहाँ पर कितने प्रश्न हैं? 50 प्रश्न। यहाँ पर कितने प्रश्न हैं? 50 प्रश्न। और यहाँ पर भी कितने हैं? 50 प्रश्न। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर सीधे हमारे पास 50 प्रश्न हैं, और 50 × 3 = 150 अंक। देखिए यहाँ पर भी सीधा है हमारे पास, 50 × 3 = 150 अंक। यहाँ पर भी वही है, 150 × 3 = 150। यहाँ पर हमने देखा था एक 20 क्वेश्चन है, 20 × 3 = 60, और एक 30 × 3 बराबर कितना था हमारे पास? 90, और इक्वल टू कितना है? 150 अंक ये भी। इस प्रकार हमारे पास 4 टॉपिक हैं, चारों टॉपिक के 150 अंक हैं। अब आपको कहां पर तवज्जो देनी है, किसको बहुत अधिक ध्यान देना? देखो यहाँ पर अधिक से अधिक अंक लाने का प्रयास करें। एक बार सीख गए तो ये हमेशा आपके काम का है। तो ये भी आपको सफल करने के लिए, ये भी आपके, क्योंकि आप नए वाले टीचर हो तो शिक्षण अभिक्षमता तो हमें पता होनी चाहिए।
हम जाने ही वाले उस फील्ड में, क्योंकि हमें आगे रुचि तो हमारी क्या है, सरकारी जॉब प्राप्त करना ही हमारी रुचि नहीं है। आगे हम फ्यूचर क्या है, हम एक अच्छे शिक्षक बनेंगे, तो निश्चित ये भी आपको अच्छा करना। सामान्य ज्ञान भी होना जरूरी है, क्योंकि हम राजस्थान की परीक्षा दे रहे हैं, यहाँ पर हम कार्य करने वाले, तो उसके सामान्य भूगोल के बारे में, उसके सामान्य इतिहास के बारे में, संस्कृति के बारे में और यहाँ की संस्कृति के बारे में हमें नॉलेज होना जरूरी है। और भाषा भी हमें एक अच्छी होनी चाहिए। तो आप यहाँ से छांटने का प्रयास करें, यहाँ से पूरे में से पूरे अंक लाने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न में मैंने बताया था, या तो आपको 3 अंक मिलेंगे, या फिर 2 अंक मिलेंगे, या फिर 1 अंक मिलेगा, या फिर क्या आएगा, 0 अंक आएगा। यानी कि यहाँ से अच्छे अंक ला सकते हो। तो ये वाला हमारे यहाँ प्रश्न का पैटर्न क्वेश्चन आएगा, तो उसके उत्तर हम में से हमें कोई ना कोई मार्क्स तो मिलेंगे, 2, 3 या 1। बहुत कम लोग होंगे जो 0 पे जाएंगे। ऐसा प्रश्न बहुत इतना तो हमें पता ही होना चाहिए, क्योंकि हमने 12th पास करी है, बेसिक तो पता ही होगा। तो यहाँ से हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे, ये भी हम अच्छा कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस कोर्स को बहुत अच्छा करके हम अपनी आने वाले भविष्य में एक अच्छे शिक्षक बने, उसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं। और इसी शुभकामनाओं के साथ जल्द से जल्द आपकी 12वीं की परीक्षाएं हो जाए, और जल्द से जल्द पंजीयक शिक्षा विभाग एक विज्ञप्ति जारी करे और नोटिफिकेशन के माध्यम से ये जारी करे, पदों का विवरण दे, कितने इस साल कितने रहेंगे, 19,600 ही रहेंगे, 302 ही कॉलेज, या नहीं आई कि कम हुई, इस प्रकार विवरण दिया जाएगा। फिर फॉर्म भरने के लिए आपके पास आएगा, आप सब जल्द से जल्द फॉर्म भरें और जल्द से जल्द परीक्षा को पास करके फ्यूचर में रिट एग्जाम देकर आप एक अच्छे शिक्षक बने, और राजस्थान और भारत के भविष्य को सुधारने में आपका भी एक बड़ा योगदान रहेगा। धन्यवाद।